जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। ब्लड कैंसर के इलाज में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सफलता का प्रतिशत दुनिया भर में माना जा रहा है कि 80% तक है, मगर 10 लाख में से सिर्फ एक ही ऐसा शख्स मैचिंग डोनर के तौर पर मिल सकता है जिसको कि ब्लड जो स्टेम सेल है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऐसे ही कुछ डोनरों से हमें मिलवाया गया। आपको बताना चाहेंगे DKMS BMST फाउंडेशन इंडिया के द्वारा। DKMS BMST फाउंडेशन इंडिया एक NGO है जो ब्लड कैंसर और थैलेसीमिया व अप्लास्टिक एनीमिया जैसी रक्त से जुड़ी अन्य बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मरीजों की सहायता करता है। संगठन मुख्यतः स्टेम सेल ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों को जागरूक बनाने का कार्य करती है और इस तरह के डोनर को अरेंज कराती है, जो कि आपको बताना चाहेंगे कि हम लाखों में एक होता है। DKMS BMST दो बड़े व प्रतिष्ठित गैर लाभकारी संस्थाएं हैं। BMST बेंगलुरु मेडिकल सर्विसेज ट्रस्ट है, जो दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्लड स्टेम सेल डोनर के सेंटर के रूप में अपनी पहचान रखने वाले DKMS की साझेदारी से बना एक संगठन है। आपको अधिक जानकारी हम देना चाहेंगे इस खबर के माध्यम से, जहां पर हमने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर से भी बात की थी। देखिए खास खबर हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। DKMS जो कि पूरे भारत में एक ऐसी NGO है जो वॉलेंट्री काम करती है ब्लड कैंसर से रिलेटेड डिजीज़ के लिए। ब्लड कैंसर एक ऐसी डिजीज़ जिसका नाम सुनते ही लोगों में एक डर बैठ जाता है कि अब तो मौत निश्चित है, लेकिन DKMS ऐसा काम कर रही है कि मौत से आपको निकाल करके बाहर ला रही है और वॉलेंटियर्स आपके लिए पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में ढूंढ करके लाती है। स्टेम सेल की मदद से आपको ब्लड कैंसर से बाहर उबारती है। हम मिलवाते हैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, कैसे ख्याल आया DKMS की शुरुआत करने के लिए, क्या हुआ? एक्चुअली DKMS ये जर्मनी में शुरुआत हुई थी कुछ 30-40 साल पहले, जब जो DKMS के जो संस्थापक थे उनकी वाइफ को ब्लड कैंसर था और उनको मैचिंग डोनर नहीं मिल पाया था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो चाहते हैं कि और कोई पेशेंट इस स्टेम सेल की कमी से ना मरे। तो उसके बाद उन्होंने ये शुरुआत की जर्मनी में। उसके बाद जर्मनी से और कंट्रीज़ में, पोलैंड, UK, US, अभी इंडिया में है, और कुल मिला के हम 8 कंट्रीज़ में अभी वर्क कर रहे हैं। इंडिया में शुरुआत हुई थी 2019 में, और उसके बाद हम पैंडेमिक भी 2 साल रहा और उसके बाद भी बहुत कम, लेकिन हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे जो डोनर डाटाबेस है उसमें करीब 85,000 डोनर्स हैं, और हम करीब 88 पेशेंट्स को ऑलरेडी स्टेम सेल प्रोवाइड कर चुके हैं। उनको दूसरा चांस दिया है लाइफ के लिए, और हम चाहते हैं कि इंडिया में भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करें, जिससे कि इंडियन पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। डॉक्टर साहब, जागरूकता की कमी से कहेंगे कि 87,000 लोग अभी तक सिर्फ आपके पास में एज ए डोनर, एज ए वॉलंटियर रजिस्टर हुए हैं, जबकि हमारी ये जो आबादी है वो चाइना से आगे निकल चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस आपने बिल्कुल सही कहा, ये जागरूकता की ही कमी है। अभी हम भारत में उस डोनर्स में वो बात नहीं आ पाई है, वो ब्लड डोनेशन से ही घबराते हैं, तो वो सोचते हैं कि स्टेम सेल डोनेशन बहुत ही खतरनाक एक चीज़ है जिससे उनको कुछ नुकसान होगा। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्टेम सेल डोनेशन बहुत ही आसान प्रोसेस है। उसमें डोनर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, शरीर से कुछ भी लॉस नहीं होता है, और वो एक ब्लड कैंसर पेशेंट की लाइफ को बचा सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, रजिस्टर करें DKMS BMST के साथ, और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में DKMS BMST की मदद करें। प्रोसेस में कितना समय लग जाता है सर जो आप कराते हैं? देखिए, डोनेशन रजिस्टर करने में आपको टाइम नहीं लगता है, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। हम आपको आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, हम आपको एक किट भेजते हैं। उस किट को जब भी हाथ केवल उसमें आपको सलाइवा का एक सैंपल देना होता है, उसको हमें वापस भेजना होता है, और आप हमारे जो डाटाबेस है उसमें रजिस्टर हो जाते हैं। 6 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद, कभी भी आप किसी अगर पेशेंट से मैच करते हैं तो आपके पास हमारी तरफ से कॉल आता है कि आप मैच हैं। इस टोटल प्रोसेस में जो एक्चुअल प्रोसेस है डोनेशन का, वो 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है, जिसमें आपको मशीन के से कनेक्ट किया जाता है, और 3 से 4 घंटे में आपके जो स्टेम सेल रिक्वायर्ड होते हैं पेशेंट के लिए वो अलग हो जाते हैं। कैंसर की अगर हिस्ट्री की बात करें तो कहाँ से पता चला इस पद्धति के बारे में? देखिए, ये कैंसर के इलाज के लिए अभी भी रिसर्च चल रही है, और हमेशा से रिसर्च चलती आई है। तो स्टेम सेल का जो शुरुआत है वो करीब आज से 50 से 60 साल पहले ये शुरुआत हुई, जब देखा गया कि एक ये चीज़ है जिससे कि हम स्टेम सेल सेपरेट कर सकते हैं। पहले स्टेम सेल बोन के अंदर से सुई डाल के लिया जाता था, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ही इन्वेजिव होता था, डोनर को परेशानी होती थी। तब ये एक नया जो सिस्टम आया है जिसमें हम केवल एक नीडल हाथ में लगा के
स्टेम सेल को कलेक्ट कर सकते हैं। उससे बहुत आसानी हुई। ये पिछले 50 साल से ये प्रोसेस चल रहा है और इसमें डोनर को कुछ भी, कोई सुई या कोई बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें डोनर जागता रहता है, खा पी सकता है, टीवी देख सकता है, मोबाइल में बात कर सकता है एंड साथ साथ वो प्रोसेस चलता रहता है। बहुत ही आसान प्रोसेस होता है और मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी, किसी भी डोनर को घबराने की ज़रूरत नहीं है और वो रजिस्टर कर सकते हैं आसानी से। आने वाले समय में और ज़्यादा वॉलेंटियर आपके साथ जुड़े, उसके लिए DKMS भारत के अंदर क्या कर रहा है? हम यही कोशिश कर रहे हैं। हम अलग अलग कंपनी, स्कूल के साथ जुड़ते हैं। हम आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि एक ऐसी चीज़ चल रही है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा किया भी जा सकता है। जब तक उनको पता नहीं होगा वो कैसे आगे आएंगे। तो हम आपके प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं। हम बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, हर सिटी में, दिल्ली, मुंबई, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक करें। वो जो लोग ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं उनके थ्रू हम चाहते हैं कि और लोग इंस्पायर हों और आगे आए इस चीज़ को करने के लिए। रजिस्ट्री के लिए DKMS BMSC को अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो यू विल गो टू दैट पेज और उस पेज पे रजिस्टर का एक बटन होगा। आप रजिस्टर करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा। आप जब रजिस्टर करते हैं वो फॉर्म हमारे पास आ जाता है, भरते हैं फॉर्म को और फिर हम उस एड्रेस पे, आपके एड्रेस पे वो किट भेजते हैं और वो किट आप सलाइवा अपना सैंपल देके वापस हमें भेज सकते हैं। 2 से 3 महीने में वो सैंपल हम पूरा टाइप करके, आपका DNA, आपका HLA क्या टाइपिंग है, वो आपको रिजल्ट भेजते हैं और वो हम आपके डोनर डाटाबेस में हमारे आ जाते हैं। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है और वो सर्च करते हैं तो आप अगर मैच होंगे उस डोनर के लिए तो आपके पास एक कॉल आएगा और उस कॉल के थ्रू फिर आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा तो और वो आप आगे आके रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट के अलावा कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी है जहाँ लोग संपर्क कर सकते हैं? वो आपको वेबसाइट पे ही नंबर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन अग्रवाल जी, आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से अपने स्टेम सेल के माध्यम से आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, मौत के मुंह से उसे वापस ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी जागरूकता के कारण से ऐसा हो सकता है। यदि आप जागरूक हैं और आप बाकी लोगों को जागरूक करेंगे इस चीज़ के लिए, इस मुहिम का आप हिस्सा बनेंगे तो डेफिनेटली हम कहना चाहेंगे कि एक नहीं, 1000 या 1 करोड़ लोगों की जान आप बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम है उसके अंदर सर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में है, सीनियर कंसल्टेंट है। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम जानना चाहिए? मैं डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में हेमेटोलॉजिस्ट हूँ। धन्यवाद सर आपका। सर जानना चाहेंगे सबसे पहले जो आज कार्यक्रम में ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या इसका उद्देश्य था, क्या इसमें सफल हो पाएंगे? देखो, इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2 हैं। एक तो ये बताना कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक ऐसा इलाज है जिससे कि ब्लड कैंसर के अधिकांश मरीज क्योर हो सकते हैं। यानी कि ब्लड कैंसर के ऐसे पेशेंट जिनका कि कोई और इलाज नहीं है, उनको भी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से क्योर करने की होप दी जा सकती है, उम्मीद दी जा सकती है। दूसरा एम यह है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कैसे करें, स्टेम सेल कौन देगा, डोनर कौन होगा। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जो अहम उद्देश्य है, वो यह है कि हम ऐसी अवेयरनेस, ऐसी जागरूकता लाएं कि भारत का आम आदमी स्टेम सेल डोनेट करने के लिए अपने आप को आगे लाए, स्वप्रेरणा से आगे लाए, इस चीज़ को समझे कि स्टेम सेल एक जीवन रक्षक है ना, लाइफ सेविंग सेल्स होते हैं जो कि कैंसर के मरीजों को जीवन देने में सक्षम है। और स्टेम सेल देने से देने वाले के शरीर को कोई कमी नहीं आती है, कोई नुकसान नहीं होता है और एक बड़ा ही साधारण सिंपल प्रोसेस है जिसमें कि अक्सर कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है। तो स्टेम सेल डोनेशन करने के लिए अधिक से अधिक लोग आगे आएँ, अपना नाम स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्रीज में दर्ज कराएं और कभी ज़रूरत पड़ने पर पीछे ना हटें। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यही है। तो ये बात पहुंचनी चाहिए आम आदमी तक। सर देखा जाता है आमतौर पर कि कैंसर का जब नाम आ जाता है तो कैंसर से लोग अपनी होप खो देते हैं कि अब तो मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे में ब्लड कैंसर को आप कह रहे हैं कि स्टेम सेल के द्वारा ठीक किया जा सकता है, कितना रेशियो होता है कि लोग ठीक हो पाते हैं और क्या ठीक होने के बाद पहले से ऐसी जिंदगी जी पाते हैं? देखो, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद का अब तक का जो हमारा अनुभव है वो ये कहता है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद एक बार को लगभग 90 से 100% मरीज ठीक महसूस करते हैं, बीमारी से मुक्त महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी फ्यूचर में वही बीमारी दोबारा से सर उठाती है, दोबारा से वो बॉडी में पनप सकती है। तो फ्यूचर में लगभग ग्रॉसली 20 से 30% ऐसे पेशेंट्स देखे गए हैं जिनमें कि बीमारी दोबारा सर उठा सकती है, दोबारा से उसको ग्रसित करती है। तो उनमें बड़ा मुश्किल होता है, उनका इलाज करना फिर लगभग सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं आजकल और नए इलाज आ रहे हैं उनके लिए भी, बट बड़ा मुश्किल है उनके लिए। लेकिन ओवरऑल देखें तो 70 से 80% मरीज ऐसे हैं ब्लड कैंसर के भी, हर तरह के ब्लड कैंसर को मिला के देखें तो, कि जो कि जिनको क्योर की होप दी जा सकती है। बट इसमें बड़ा वेरिएशन है। कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जिनमें 50% से भी कम क्योर रेट्स हैं, किसी में 90% से भी ज़्यादा हैं। तो ये बहुत वेरिएबल है, एक तराजू में सब हर कैंसर को नहीं रखा जा सकता है।
डॉक्टर साहब, अगर कैंसर की बात की जाती है तो क्या लाइफस्टाइल को कुछ ऐसा अपनाया जा सकता है कि जिससे कैंसर कोई भी किसी भी प्रकार का हो ही ना किसी आदमी को? देखो, हाँ, निश्चित रूप से ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं कि कैंसर ना हो या उसकी जो संभावनाएं कम से कम मिनिमाइज कर सकें उनको, है ना। तो इसके पीछे हमें इसके कारणों को समझना पड़ेगा, है ना। तो कैंसर के प्रमुख कारणों में जो कॉमन कारण हैं उनमें जो हमारा लाइफस्टाइल में शराब का सेवन, स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का ज़्यादा उपयोग, है ना। कुछ कुछ ऐसे प्रतिबंधित पेस्टिसाइड्स होते हैं जो बाहर प्रतिबंध लगाया जा चुका है लेकिन भारत में अभी भी खुलेआम यूज़ होते हैं। उनके ऊपर सरकार का एक्शन लेना कि प्रतिबंधित जो पेस्टिसाइड्स हैं जिनसे कैंसर की संभावना बढ़ती है उनका उपयोग ख़त्म किया जाए, उनको बैन किया जाए भारत में। तो ये सारे हैं जिन प्रयास हो सकते हैं जिनसे कि कैंसर की संभावना को कम कर सकें हम, है ना। बिल्कुल सर, क्या कुछ एक्सरसाइज या योगा भी अपनाई जा सकती है जिससे कि कम किया जा सके संभावना? इनका रोल हो सकता है कि योगा और जो हेल्दी लाइफस्टाइल का डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ प्रभाव हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें अभी मेरे ख्याल से उसका जांच का या उसका शोध का विषय है अभी तक भी। जो मुझे लगता है वो ये है कि योगा करने से और आपकी हेल्दी मन रहने से आपका जो स्ट्रेस लेवल है, बॉडी के ऊपर प्रेशर है, माइंड के ऊपर प्रेशर है, वो कम रहता है। जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं बॉडी के वो कंट्रोल में रहते हैं और एक इस तरह से हो सकता है कि कैंसर की संभावना कम हो बॉडी में, है ना। तो एक ये हाइपोथेसिस है, बट ये शोध का विषय है थोड़ा। सर, जैसे विदेशों में कोड ब्लड बैंक या ब्लड सेल के द्वारा, जैसे कोड के द्वारा इलाज किया जाता है, भारत में अभी काफ़ी जागरूकता की कमी है, तो क्या है संभावनाएं आने वाले समय? कॉर्ड ब्लड की उपलब्धता एक बड़ा अहम सवाल है भारत में। विदेशों में हर शिशु का जो कॉर्ड ब्लड है उसको सरकार के द्वारा रेगुलेटेड कॉर्ड ब्लड बैंक में रखा जाता है और उसके लिए परिवार से, जो कॉर्ड ब्लड डोनर परिवार है, उससे कोई भी पैसा या फीस नहीं ली जाती है। भारत में अभी तक प्राइवेट कॉर्ड ब्लड बैंक्स हैं और वो परिवार से पैसे लेके ही कॉर्ड ब्लड को सुरक्षित रखते हैं, जो कि अक्सर कोई काम नहीं आता है क्योंकि वो एक परिवार की प्रॉपर्टी बन जाता है। तो भारत में एक सरकार को ज़रूरत है कि एक रेगुलेशन बनाएं, इस तरह के कॉर्ड ब्लड बैंक्स को अपने सरकार के उपक्रमों के माध्यम से बनाया जाए और वहाँ पर जितनी भी डिलीवरीज होती हैं हॉस्पिटल में, जितने भी शिशु पैदा होते हैं, उनके कॉर्ड ब्लड को निःशुल्क परिवार से बिना कुछ भी फीस लिए रखा जाए और उसको परिवार की प्रॉपर्टी ना समझा जाए। फिर उसके अलावा परिवार, जो डोनर परिवार है, उसको समझना होगा कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर किसी भी पेशेंट को वो दिया जा सके, उसके लिए परिवार से कंसेंट लेना चाहिए। तो इसके लिए सरकार को एक रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है। साथ ही जो सरकार के अपेक्स मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, एम्स और एम्स जैसे, वहाँ पर कॉर्ड ब्लड बैंक की सुविधा बनाई जा सकती है। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मेरा एक ही संदेश है कि जो ब्लड कैंसर किसी को भी हो सकता है। ईश्वर न करे कि कभी किसी व्यक्ति को या उसके परिवार को या निकटजनों को इसका सामना करना पड़े, बट फिर भी ये ऐसी एक रियलिटी है, वास्तविकता है, जिससे कि कोई ना कोई रूबरू होता रहता है। और ऐसे में एक आम आदमी को ज़रूरत है कि वो इस तरह के मरीजों के जीवन के लिए अपना एक योगदान दें और उसका सबसे अच्छा तरीका है स्टेम सेल डोनेशन। ब्लड डोनेशन भी एक अच्छा तरीका है, बट जीवन दान देने के लिए स्टेम सेल डोनेशन एक सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्रीज के माध्यम से वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आगे आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। चैनल में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम रोहित है। रोहित जी, किस जगह से आप हैं, कहाँ रहते हैं? मैं हूँ कानपुर से और मैं गुड़गांव में अभी जॉब करता हूँ, तो वहीं रहता हूँ। कैसे मालूम हुआ कि आप एक स्टेम सेल डोनर बन सकते हैं और किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं? क्या जर्नी रही आपकी, थोड़ा सा बताइए। जी, मैंने थोड़े दिन पहले एक मूवी देखी थी, द स्काई इज पिंक। तो उस मूवी में जो मेन लीड होती हैं प्रियंका चोपड़ा जी, उनकी एक डॉटर को, तो आयशा चौधरी, एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है ये। उनको एक डिजीज़ होता है जिसके लिए उसकी फैमिली पूरी ट्राई करती है कि दे उसको सेव कर पाएँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं सेव कर पाते हैं। तो मुझे वो मूवी से 2 लर्निंग्स मिली कि उन्होंने कैसे आयशा चौधरी की फैमिली ने आगे आके अपनी व्यथा बताई लोगों को, बट उसके आगे उन्होंने ये भी इंस्पायर किया कि ठीक है हमारे साथ ऐसा हुआ, बट आगे किसी और के साथ ना हो, तो एज अ नॉर्मल वॉलंटियर आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे लोगो देखा था DKMS BMST का, जो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये कौन सी संस्था है, क्या करती है। जब जाके देखा कि ये लोग ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में काम करते हैं, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली और मैंने रजिस्टर किया।
अब रजिस्टर करने के बाद ऐसा तो कुछ था नहीं कि कल मैच होएगा या परसों मैच होगा, वो तो हो सकता है लाइफ टाइम में कभी मैच ना हो, बट चंद लाइक 5-6 महीनों के बाद मुझे कॉल आया कि मेरा मैच हुआ है किसी के साथ, और फिर ये जर्नी ऐसे आगे बढ़ी। तो जब आपका मैच हुआ उसके बाद में आपको क्या कुछ घबराहट, कुछ ऐसा लग रहा था कि अब आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, और फिर जो आपने सोचा था क्या वैसा ही हुआ या उससे कुछ अलग हुआ? तो जब मेरा मैच हुआ तो DKMS ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है कि आपको एक केस मैनेजर असाइन कर देते हैं कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा रेयर प्रोसेस है पर इतना टफ प्रोसेस नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि लोगों में अवेयरनेस कम है, तो हम इनका उद्देश्य वही है कि आप अवेयर होइए कि ये प्रोसेस क्या है, तब आप खुद आके रजिस्टर करेंगे। इसमें कोई पेन नहीं था, इसमें कोई सर्जरी नहीं थी, कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं था, पर ये सब चीज़ें चूँकि पहले पता नहीं थी तो एक थोड़ी हिचक होती है, और परिवार वालों को भी फिर कन्विंस करना होता है कि हाँ ऐसा ऐसा प्रोसेस है, इतना समय लगेगा, इतना ये प्रोसेस होगा। तो बट इनकी टीम ने बहुत ही कामली और बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प किया था, समझाया था क्या प्रोसेस है, तो कोई भी जो ऐसे डर या डाउट था वो फिर बचा नहीं था। मतलब वी वर एबल टू गेट कन्विंस द फैमिली ऑल्सो। बाकी लोगों को आप जागरूक करने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्टेम सेल डोनर बन सके आपकी तरफ? तो बाकी लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप पता करिए, आप रिसर्च करिए इस बारे में, अवेयर करिए अपने आप को और रजिस्टर करिए। आई थिंक आपका सबसे बड़ा पहला स्टेप है कि आप रजिस्टर करिए। मैच होगा नहीं होगा ये तो बहुत आगे की बात है, जिसमें शायद आपका कोई रोल ही नहीं है, वो तो मैच करेगा कि नहीं करेगा आपकी लाइफ टाइम में वो आप कभी नहीं कह सकते हैं, पर रजिस्टर करिए एक पोटेंशियल लाइफ हीरो बनने की चाह से कि मैं किसी को हेल्प कर सकता हूँ। और जब वो प्रोसेस आएगा तो आई एम श्योर DKMS जैसी संस्था आपको बहुत ईजिली आपको पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोसीजर समझाएगी। कोई आपको हिचक, कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, कोई ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। बस मेरे फर्स्ट और ओनली रिक्वेस्ट रहेगी कि आप रजिस्टर करिए, आगे खुद समय के साथ होता जाएगा। दौरान आपको कुछ खर्चा भी लगा है? तो जो DKMS संस्था है ये लोग क्या करते हैं, जो भी मेरा मैं कानपुर में रहता हूँ, तब मैं कोविड के वक्त वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, अभी तो मैं फिर भी गुड़गांव में हूँ, पर जो आना जाने का खर्चा था, रहने खाने पीने का खर्चा था, एवरीथिंग वो पूरा DKMS ने कवर किया था। मेरी तरफ से मेरा कोई खर्चा नहीं लगा था। इवन जो मैंने आपको बताया पहले कि जब रजिस्ट्रेशन करते वक्त मैंने ऑनलाइन रजिस्टर किया था तो किट आया था घर पे स्वैब टेस्ट करने के लिए, तो इन लोग ने वापस भेजने के लिए भी किट उसमें डाल के भेजा था कि आपको वो कोरियर का भी 20 रुपये ना खर्चा करना पड़े, आप जाके लेटर बॉक्स में डाल दीजिए और वो पहुंच जाएगा। तो कोई खर्चा नहीं था, सिर्फ आप एक स्टेप आगे बढ़ा के रजिस्टर करिए, बाकी सब ये लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आपके जैसे कुछ और हीरो निकल के आए, आपकी स्टोरी से इंस्पायर होकर के। देखते रहिए अजय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।